चलिए, तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के सरप्राइज टेस्ट नंबर 1 यानी कि मिक्स मसाला की भांति आज हम लोग हर इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हुए आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस की बातें में कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड पे होगी, कई सारे क्वेश्चंस आपके फैक्ट बेस्ड पे होगी और कई सारे क्वेश्चंस आपके PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और आज हम लोग जितने अच्छे तरीके से हो सके रिवीजन भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे और सारी चीजों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कानू बोल रहे हैं सर प्रेजेंटेड स्क्रीन नॉट करेक्ट पोजीशन। क्या आप सबों को स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है? कान्हू आपके ऊपर एक ये होगा मोबाइल को रोटेट करने वाला, आप उसको एक बार रोटेट कर दीजिए। ठीक है, वो पोर्ट्रेट मोड में आ जाएगी। ठीक है, एक बार उसको ट्राई करके देखिए। चलिए, तो जैसे कि आप सबों को पता है कि आज एक्चुअली मेरा क्लास नहीं था। ठीक है, आज अनु मैम का क्लास था, बट मेरे दिमाग में अचानक से आया कि एक सरप्राइज टेस्ट ग्रुप में एक क्लास कंडक्ट किया जाए, इसलिए मैंने मैम से रिक्वेस्ट किया कि आपका क्लास जो है ये यानी कि जो सेकेंड जून का क्लास था इसको थोड़ा शिफ्ट कीजिए। तो उन्होंने परमिशन दे दिया और मैंने इसको शिफ्ट किया है। मतलब आगे जब भी होगा ये क्लास तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और बाकी जो भी क्लासेस हैं वो एज यूजुअल जैसे शेड्यूल्ड है वैसे शेड्यूल में की जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। यस, वेरी गुड इवनिंग कानू एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर ये रहा, विच हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम। क्रिएटिव फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है वो किनसे जुड़ाव है उनका, या क्रिएटिव फ्रीडम जो है उनसे कौन संबंधित है। आई एम प्रोवाइडिंग द पोल। चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद अपना रिप्लाई करेंगे। आपके पास बहुत टाइम है, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, आप लोग एक काम कीजिएगा, मैं लास्ट में पूछूंगा आपसे कि कितनों का आउट ऑफ 20 कितना सही हुआ है, इसलिए आप लोग खुद से अपना इवेल्युएशन कीजिएगा कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही हो पाया और कितने क्वेश्चन गलत हुए। ठीक है, अगर गलत होते हैं सही होते हैं आपको उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी केम हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म टू लर्न। चलिए, तो देखते हैं इसको। 3 2 1 गो। ओके, देन आई एम सीइंग दैट फॉर दिस क्षितिज, सोनल, नरेंद्र, हाथी, कान्हू, प्राची, कान्हू, जैस, SKH और शिवांगी। ठीक है, ये 10 लोगों ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज CV मैकफरसन। ठीक है, तो बाकी लोग जिनका करेक्ट हुआ है वो लोग अपने आप को +1 देंगे और जिनका करेक्ट नहीं हुआ है वो लोग 0 बैठा दीजिएगा। ठीक है, ईमानदारी से, बिकॉज मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा कि आउट ऑफ 20 आपके कितने मार्क्स आए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर जो है वो है CV मैकफरसन। क्या आप लोग कमेंट में बता सकते हैं CV मैकफरसन बिलोंग्स टू विच कंट्री एंड इन विच फ्रॉम विच आइडियोलॉजी CV मैकफरसन इज एसोसिएटेड। CV मैकफरसन किस आइडियोलॉजी से एसोसिएटेड है और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? डू कमेंट फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर। कुछ लोग बोल रहे हैं USA, कुछ लोग बोलते हैं कनाडा। चलिए, स्टिल कंफ्यूज। अगर जिनको नहीं पता है वो नो भी लिख सकते हैं, देयर इज नो एनी रॉड। यू कैन ऑल्सो राइट नो इन द कमेंट सेक्शन। यस, फ्लैग पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म जो है उसकी बात करेंगे, लेकिन चलिए उसके पहले कुछ और चीजें बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, बहुतों को पता है बहुतों को पता नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फटाक से। CV मैकफरसन, इनका पूरा नाम जो होता है वो होता है क्रॉफोर्ड डाउ मैकफरसन। देखिए, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीन देख सकते हैं, इनका जो पूरा नाम है वो ये है। ये एक कनाडा से बिलोंग करते हैं और फेमसली इनको हम लोग नियो मार्क्सिस्ट थिंकर के तौर पे जानते हैं। ठीक है, ही इज कॉमनली नोन एज नियो मार्क्सिस्ट थिंकर। और इनकी कई सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी थोड़ा समझते हैं। इनकी 3 बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। द थ्योरी ऑफ पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, इसको याद रखिएगा, 1962 में ये बुक आती है। डेमोक्रेटिक थ्योरी, एसे इन रिट्रीवल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और इसके बाद द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ CV मैकफरसन। ठीक है, तो अब आप लोग कमेंट में ये बताएं, क्या मैं ये जो पार्टिकुलर क्वेश्चन पूछा था कि क्रिएटिव फ्रीडम क्या है, इसको एक्सप्लेन करूं या आगे बढ़ूं? डू कमेंट फास्ट, आइदर विल आई एक्सप्लेन और मूव फॉरवर्ड। क्रिएटिव फ्रीडम को आप समझना चाहते हैं या आगे बढ़ा जाए? कर दीजिए कर दीजिए, चलिए कर देते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, चलिए बहुत अच्छा, अब क्लास में ध्यान से सुनिए, प्लीज लिसन केयरफुली। देखिए, CV मैकफरसन जो है वो एक कनाडियन फिलोसफर है, नियो मार्क्सिस्ट के तौर पे इनको हम लोग जानते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, ठीक है, कि सीवी मैकफर्सन जो है वो पावर की बात जब करते हैं, जब आप पावर के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे सीवी मैकफर्सन की, तो इन्होंने दो तरह की पावर की बात की है, एक एक्सट्रैक्टिव पावर, दूसरा डेवलपमेंटल पावर। ध्यान से सुनिएगा, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो इसको भी लिख लीजिएगा। हु टॉक अबाउट एक्सट्रैक्टिव पावर एंड डेवलपमेंटल पावर। एक्सट्रैक्टिव पावर मतलब वो पावर जो आपको अपने पूर्वजों से मिलता है, जो आपको किसी और से मिलता है, लेकिन सीवी मैकफर्सन बोलते हैं दिस इज नॉट ए मोरल पावर, दिस इज नॉट ए रियल पावर। रियल पावर ये है कि अगर यहाँ पे जया, यहाँ पे कान्हू, यहाँ पे विश्वजीत खुद से अपने अंदर में स्किल डेवलप करके और उसको एज ए पावर यूज करेंगे, तो सीवी मैकफर्सन ये बोलते हैं जब आप डेवलपमेंटल पावर जब आपके अंदर डेवलपमेंट होती है, जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, तब वो चीज जो है आपके अंदर डेवलपमेंटल पावर की काम करती है। और इस तरह से डेवलपमेंटल पावर को डेवलप करने में वो बताते हैं कि इस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपके अंदर रचनात्मक स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतलब आपके अंदर नई नई चीजों का इनोवेशन करने के लिए आपके अंदर जब डेवलपमेंटल चीजें आएंगी तो उस समय ऑटोमेटिक आपके अंदर क्रिएटिव फ्रीडम जैसी चीजें जो है वो निकलकर सामने आती है। यानी कि उनका जो डेवलपमेंटल पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिएटिव फ्रीडम के रास्ते से होकर आगे बढ़ती है। क्या समझ पाए आप लोग व्हाट इज क्रिएटिव फ्रीडम? इज इट क्लियर? यस यस जया यस। क्या आप समझ पाए व्हाट इज क्रिएटिव फ्रीडम, डेवलपमेंटल पावर, एक्सट्रैक्टिव पावर? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्लीज रीड केयरफुली। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इलिट? सर्कुलेशन ऑफ इलिट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? आई एम प्रोवाइडिंग द पोल, डू गिव योर आंसर इन द पोल फास्ट। चलिए, लोग तो काफी जल्दी आंसर कर रहे हैं, बहुत जल्दी आंसर कर रहे हैं, ध्यान लगता है सभी लोग पढ़ के आए हैं। चलिए देखते हैं, फिर भी 19 लोगों ने आंसर कर दिया है, अभी भी 3 लोग बचे हुए हैं। चलिए, who gave the concept of circulation of fluid? Who gave the concept of circulation of fluid? चलिए, okay, go. Then I am saying that Ankita, Shivangi, Nitai, Sameer, विश्वजीत, कल्याण, नरेंद्र, फुलचंद, एसकेएच आप अपना पूरा नाम बता दीजिए। कान्हू, जय मिश्रा, स्वाति, सोनल, हैप्पी, लिंगराज, कान्हू, सुबलक्ष्मी। वेरी गुड, 17 लोगों ने इस बार करेक्ट आंसर किया, मेरा दिल खुश हो गया। चलिए बहुत अच्छा। तो सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड का जो कॉन्सेप्ट है वो है विल्फ्रेड पैरेटो का। क्या आप जल्दी से कमेंट बता सकते हैं विल्फ्रेड पैरेटो बिलोंग्स टू विच कंट्री? जल्दी से डू कमेंट फास्ट। विल्फ्रेड पैरेटो बिलोंग्स टू विच कंट्री? जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चलिए, स्क्रीन ऑडियो गायब नहीं, सभी लोग सुन पा रहे हैं? तो इटली इटली इटली, बहुत अच्छा, सभी लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया, आंसर किया है इटली। ठीक है, तो जो सर्कुलेशन ऑफ एलिट का जो कॉन्सेप्ट है वो है विल्फ्रेड पैरेटो का। ये एक एलिटिस्ट थ्योरी है। एलिट किनको कहा जाता है, अभिजात किनको कहा जाता है? वैसे थिंकर जो ये मानते हैं कि जो पावर होता है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी स्टेट में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो कुछ लोगों के हाथों में या एक लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एलिटिस्ट थ्योरी, अभिजात वर्ग। ठीक है, और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है, हमेशा याद रखिएगा, विल्फ्रेड पैरेटो की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, द माइंड एंड सोसाइटी। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन, द माइंड एंड सोसाइटी। ठीक है, तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। द माइंड एंड सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक रिटेन बाय विल्फ्रेड पैरेटो एंड ही बिलोंग्स टू इटली। ठीक है, यस निताई। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर? Who wrote the book Politics, Economics and Welfare? I am providing the poll. Please give your answer in the poll. Okay, चलिए देखते हैं, 20 more seconds are remaining. Okay, 10 more seconds. 5 4 3 2 1 go.
चलिए, बिंगो, आई एम सीइंग दैट फुलचंद, कल्याण, स्वैग, शिवांगी, एसकेएच, विश्वजीत, सोनल, क्षितिज, लिंगराज, जयस, निताई एंड कानू। वेरी गुड, 12 लोगों ने इस बार करेक्ट आंसर किया है। कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रॉबर्ट डहल एंड चार्ल्स ए लिंडब्लॉम। ठीक है, चार्ल्स ए लिंडब्लॉम एंड रॉबर्ट डहल इस बुक के ऑथर है। क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इन विच ईयर दिस पार्टिकुलर बुक वाज पब्लिश्ड? ये बुक किस साल आई थी? अगर किसी को याद है जल्दी से लिखे, नहीं याद है तो नो भी लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट नो, बिकॉज वी केम हियर टू लर्न। हम लोग यहाँ सीखने आए हैं, सीखने आए हैं, सीखने आए हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, तो ये जो बुक है वो पार्टिकुलर आपकी 1953 1953 में आई थी। बुक का नाम है पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट जो है ये आपका जेएनयू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जेएनयू जो इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल आईआर का जो होता है एग्जाम, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हु इनिशिएटेड इंटरनेशनल सोसाइटी एज ए International Society theory as a combination of three school of thought: realism, rationalism and revolutionarism। आपको बताना है ये फेमस बात किसने की। आई एम प्रोवाइडिंग द पोल। ओके, चलिए, काफी सारे लोगों ने आंसर कर दिया पहले ही। 21 आउट ऑफ 23 ऑलरेडी आंसर्ड। चलिए, सभी लोगों ने आंसर कर दिया, तो 5 4 3 2 1 गो। आई एम सीइंग दैट अंकिता, निताई, स्वैग, सोनल, प्राची, हैप्पी, शिवांगी, स्वाति, नरेंद्र, लिंगराज एंड समीर। वेरी गुड, 11 लोगों ने इस बार फिर से करेक्ट आंसर किया है। कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मार्टिन राइट। ठीक है, मार्टिन राइट जो है उन्होंने ये कहा कि इंटरनेशनल सोसाइटी जो है वो 3 स्कूल ऑफ थॉट का कॉम्बिनेशन है। इंटरनेशनल सोसाइटी यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो समाज है वो 3 स्कूल ऑफ थॉट का कॉम्बिनेशन है। रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद, रेशनलिज्म मतलब तार्किकवाद, और रेवोल्यूशनरिज्म मतलब आपके बोल सकते हैं क्रांतिवाद। ठीक है, तो ये जो फेमस बात है वो मार्टिन राइट ने कहा। और मार्टिन राइट की एक बहुत ही फेमस बुक है, याद रखिएगा। किसी को याद है? इफ एनीवन रिमेंबर द बुक रिटन बाय मार्टिन राइट, डू कमेंट फर्स्ट। नो, यस, नो, यस, नो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। यस, शिवांगी ने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा शिवांगी, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। शिवांगी ने इसका आंसर करेक्ट किया है, पावर पॉलिटिक्स। ठीक है, पावर पॉलिटिक्स इज फेमस बुक रिटन बाय मार्टिन राइट। दिस पार्टिकुलर बुक वाज पब्लिश्ड इन 1946। 1946 में आपका ये बुक आया था, सभी लोग इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ द यूएन, जो हमारे यूनाइटेड नेशंस हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कलेक्टिव सिक्योरिटी की जो बात की जाती है वो किस प्रिंसिपल पे आधारित है, आपको बताना है। आई एम गिविंग द पोल, प्लीज रीड केयरफुली। ओके, ओके, 10 मोर सेकेंड्स। 20 लोगों ने आंसर कर दिया है। वेटिंग फॉर ऑल, वेटिंग फॉर ऑल। चलिए, 5 4 3 2 1 गो। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। देन आई एम सेइंग दैट यहाँ पे क्लास में 23 लोग मौजूद है, जिसमें से 21 लोग आंसर किए हैं, 2 लोग पता नहीं खाना खाने गए हैं या सो गए, पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो जिन लोगों ने करेक्ट आंसर किया है उनका नाम है शिवांगी, समीर, निताई, अंकिता, स्वैग, सोनल, कल्याण, कान्हू, एसकेएच, फुलचंद, मुकेश, हैप्पी, जैस, विश्वजीत, नरेंद्र, लिंगराज, जया मिश्रा। वेरी गुड, 17 लोगों ने इस बार करेक्ट आंसर किया है आउट ऑफ 20। ठीक है, तो 21। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। क्या आप बता सकते हैं ये फेमस जो कोटेशन है या फेमस जो फ्रेज है ये किसने दी थी? हु गेव द नोशन ऑफ ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल?
यस, कान्हू ने लिख भी दिया है। जैस लिख रहे हैं कुछ लोग बस सुनते हैं सर, ऐसे भी सीख सकते। अच्छा, कुछ लोग सिर्फ सुन के, चलिए वो भी अपना अपने बड़ा टैलेंट है, बहुत अच्छा जैस। तो कान्हू इसका करेक्ट आंसर दिए हैं, निताई, हैप्पी एंड यस, इन लोगों ने करेक्ट कहा है इसका आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, ऑल 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 फॉर वन, वन फॉर ऑल का जो कॉन्सेप्ट है वो हंस जे मॉर्गनथाउ ने दिया है। इनकी फेमस जो बुक है वो बुक का नाम है पॉलिटिक्स अमंग्स नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। आई एम रिपीटिंग अगेन, प्लीज रीड केयरफुली, प्लीज लिसन केयरफुली। Politics Among Nations, The Struggle for Power and Peace, and this particular book was published in 1940. Do comment fast. 1940, which year? 1940, कौन सा साल था वो? 1948। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, 1948। ठीक है, तो इसको, इन सारी चीजों को आप याद रखेंगे, ये सारी चीजें आपकी काम आएंगी। और एक और चीज, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। With whom would you associate the concept of cave allegory, या allegory of the cave का जो कॉन्सेप्ट है वो इनमें से किन से संबंधित है, आपको बताना है। इसके एज ने हैंड रेज किया है, इफ देयर एनी इशू। इसके एज क्या कुछ प्रॉब्लम है? अगर है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, यू रेज योर हैंड। चलिए, आई एम प्रोवाइडिंग द पोल। चलिए, इसका तो आई थिंक सबों को याद है। ऑल द एबव, मतलब 20 लोग, 21 लोग आंसर कर दिए हैं। आई थिंक सबका आंसर इस बार करेक्ट होने वाला है। चलिए, तो इस बार मैं नाम अनाउंस नहीं करूंगा, डायरेक्टली देख लेंगे कितने लोग सही किए हैं। 10 मोर सेकेंड, वेटिंग फॉर, बी रेडी, बी रेडी फॉर प्लेटो। प्लेटो से भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा एक दो और, बी रेडी। तो 4, 3, 2, 1, गो। लेट्स गो, लेट्स गो। देन आई एम सेइंग दैट कि सिर्फ दो लोगों ने इसका आंसर इनकरेक्ट किया है। दो लोग जो है वो इसका आंसर गलत किए हैं। कोई बात नहीं, मैं आपका नाम नहीं बता रहा हूं, बस ये याद रखिए कि आज के बाद कि कहीं भी आपको दिखे कि एलेगरी ऑफ द केव, ये केव एलेगरी का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था, तो वो कॉन्सेप्ट आपके प्लेटो साहब दिए थे। और प्लेटो, जिनको हम लोग फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी भी कहते हैं, प्लीज लिसन केयरफुली, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक चीज, क्या आप मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये पार्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है एलेगरी ऑफ द केव, क्या इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? कैन आई एक्सप्लेन और मूव फॉरवर्ड? क्या इसको एक्सप्लेन करूं या आगे बढ़ूं? जल्दी से बताएं, ये कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूं या आगे बढ़ूं? नो 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 नो, मूव इट, मूव इट। चलिए, एक लोग बोल रहे हैं एक्सप्लेन कर दीजिए। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा सा। देखिए देखिए, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी इस बात से एग्री करेंगे कि सर हमारे लाइफ में जो भी चीजें होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे सामने सत्य रूप में घटित हो रही होती है, और कुछ चीज जो होती है वो सिर्फ इंटरप्रेटेड होती है। जैसे मानते हैं क्या, मान लेते हैं कि कहीं पे कोई दुर्घटना हुआ, मान लेते हैं कहीं पे कोई दुर्घटना हुआ और वो दुर्घटना को आपने ऑन द स्पॉट लाइव देखा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि आपने फलाना के मुंह से फलानी चीजें सुनी है, मतलब किसी और के मुंह से उसका पूरा इंटरप्रिटेशन सुना है। तो उसमें क्या होता है, चीजें जो होती है वो एक्चुअल आपके पास नहीं आ पाता है। तो उसी के मदद से ये जो है आपके प्लेटो, वो एलेगरी ऑफ द केव के माध्यम से समझाते हैं कि जो लोग केव के अंदर में रहते हैं, गुफा के अंदर में रहते हैं, जब वो बाहर की वस्तुओं की परछाई को देखते हैं तो उन्हें कुछ और नजर आता है, लेकिन एक्चुअल में जब वो बाहर की दुनिया में जाएंगे तो उन्हें एक्चुअल में कुछ और ही वहां पे मिलेंगे देखने को। मतलब कुल मिला के हम लोग जिस सस्पिशन में रहते हैं, एक आभासी दुनिया में रहते हैं, शायद रियल यानी कि अर्थात कुछ और हो और हम लोग इंटरप्रेट कुछ और करते हो। इसी चीज को प्लेटो ने इसके माध्यम से समझाने की कोशिश की है। कुछ इंपॉर्टेंट किताब जो प्लेटो की है आप याद रख सकते हैं। क्रीटो द, सॉरी सॉरी, द पॉलिटिक्स यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे होगी रिपब्लिक। ठीक है, याद रखिएगा, द रिपब्लिक, क्रीटो, सिम्पोजियम, जॉर्जिया, द स्टेट्समैन, द लॉर्ड्स। ठीक है, ये सारी किताब है, आप इनको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एज ए मेथड वाज डेवलप्ड टू स्टडी द पॉलिटिक्स ऑफ। ठीक है, यस यस यस। चलिए, तो आपको ये बताना है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है
जिसको गैब्रियल आलमंड एंड पॉवेल ने दिया था, ये पार्टिकुलरली उन लोगों ने किसकी स्टडी के लिए किया था? पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, डेवलप्ड सोशलिज्म, एडवांस कैपिटलिज्म या मॉडर्न टोटलिटेरियनिज्म? आपको बताना है। आई एम गिविंग द पोल, प्लीज रीड केयरफुली। ओके, 15 मोर सेकेंड्स। 18 लोगों ने आंसर कर दिया है। 4 मोर आर रिमेनिंग। चलिए चलिए, बाकी लोग भी आंसर कर दिए, जल्दी सुन के नाम। 4, 3, 2, 1, गो। लेट्स गो, लेट्स गो। देन आई एम सेइंग दैट विश्वजीत, अंकिता, फुलचंद, समीर, कान्हू, सोडल, मुकेश, नरेंद्र, स्वैग, जया, हैप्पी, कान्हू, एसके, जैस, स्वाति, कल्याण, शिवांगी, लिंगाराज। 18 लोगों ने इस बार करेक्ट आंसर किया है। मैं नाम 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 पढ़ पढ़ के थक गया। ठीक है, चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज। जैसे कि हम देखते हैं कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कई सारे कंट्रीज जो है वो आजाद होते हैं। आपके डेवलप मतलब वो अभी कॉलोनियलिज्म से उनको छुट्टी मिलती है, या बोल सकते हैं वो आजाद हो जाते हैं। तो इस एरियाज की जो स्ट्रक्चर पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसको एनालाइज करने के लिए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जैसे चीजों का कॉन्सेप्ट देते हैं गैब्रियल आलमंड एंड पॉवेल। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप याद रखेंगे। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म डेवलपिंग कंट्रीज के लिए यूज किया गया था एंड कॉन्सेप्ट गिवन बाय गैब्रियल आलमंड एंड पॉवेल। नेक्स्ट, चलिए, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिविक कल्चर। ठीक है, क्या मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं? आर यू रेडी गाइस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज सिविक कल्चर? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे भी आता है या तो फैक्ट पे भी आ जाएगा डायरेक्ट। कैन एक्सप्लेन, कैन एक्सप्लेन? यस यस यस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए, तो हम लोग समझते हैं व्हाट इज सिविक कल्चर। ठीक है, सिविक कल्चर क्या है? देखिए, गैब्रियल आलमंड जब सारे कंट्रीज को स्टडी कर रहे थे, ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है कि गैब्रियल आलमंड जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम को एनालाइज करके, पॉलिटिकल कल्चर को डिफरेंट कंट्रीज में एनालाइज करके उन्होंने ये पाया कि अलग अलग कंट्रीज का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, पॉलिटिकल कल्चर जो होता है वो अलग अलग होता है। इस पर्टिकुलर चीज को उन्होंने अपनी बुक में लिखी, जिस बुक का नाम था सिविक कल्चर खुद, और ये बुक आई थी 1963 में। 1963 में एक बुक आई उनकी, सिविक कल्चर, और इसमें उन्होंने गैब्रियल आलमंड और वर्बा यानी कि वर्बा के साथ मिलकर उन्होंने इस पर्टिकुलर स्टडी को की थी। अब इसमें उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि एक्चुअली हो क्या रहा है कि वर्ल्ड में 3 तरह की कल्चर हमें मिल रही है जो पॉलिटिकल कल्चर है। पहला पैरोचियल कल्चर, दूसरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, और तीसरा जो है वो है पार्टिसिपेटरी कल्चर। क्या है इसको जल्दी समझते हैं। पैरोचियल, पैरोचियल को अगर हिंदी में कहा जाए तो इसको कहते हैं संकीर्ण। तो इसमें वो क्या निकाले निष्कर्ष कि विश्व में कई सारी ऐसी भी कंट्रीज है जहां पे रूलर तो है, जहां पे शासक तो है, वो शासन भी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वहां के जो लोग हैं जिनके ऊपर रूल किया जा रहा है वो पूरी तरह से अनअवेयर है अबाउट देयर गवर्नमेंट। मतलब उनकी सरकार कौन है, कौन पॉलिसी बनाता है, संविधान है या नहीं है, कौन सी चीजें हैं या नहीं है, इन सारी चीजों से वो पूरी तरह से बोल सकते हैं अनअवेयर होते हैं, उनको कोई पता नहीं रहता है। जैसे अगर एग्जाम्पल ले तो रवांडा, भारत में खुद अगर एग्जाम्पल ले तो अंडमान एंड निकोबार में एक पार्टिकुलर जनजाति रहती है जिसका नाम है सेंटलीज। क्या आप लोगों ने इनका नाम सुना है? हैव यू एवर रेड द नेम ऑफ सेंटलीज? अगर नहीं सुने हैं तो आज ही इसको सर्च कीजिएगा अपने यूट्यूब पे। हैव यू एवर रेड? यस, जया ने सुना है, जया ने सुना है, शिवांगी ने सुना है। यस, वेरी गुड। देखिए, आपने अगर नहीं सुना है तो अपने आप में अलग चीज है, आप जरूर उसको देखेंगे। सेंटलीज कौन होते हैं? तो सेंटलीज वो लोग होते हैं जो अंडमान एंड निकोबार में एक बहुत ही बोल सकते हैं जंगलों में रहते हैं, और उनको ये भी नहीं पता होता है कि मोदी जी कौन है। इनफैक्ट आप अगर उनके पास मिलने जाएंगे तो वो लोग अपने तीर और धनुष से आपको वहां से मार के भगा देंगे या जान से मार देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंडिया में जो है वो हमें देखने को मिलता है। मतलब आपने अगर एग्जाम में आए तो इंडिया का एग्जाम्पल आप मत दीजिएगा। ठीक है, प्लीज अवेयर ऑफ द फैक्ट, आई एम नॉट टेलिंग इंडिया इज पैरोचियल कल्चर। इंडिया में पैरोचियल कल्चर है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, एक आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर में क्या होता है, गैब्रियल आलमंड एंड वर्मा ने यह पाया कि कुछ ऐसे कंट्रीज होता है जहां पर वहां के लोगों को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। जैसे चाइना,
चाइना में क्या है, जैसे नॉर्थ कोरिया, वहां पे लोग जानते हैं कि उनकी सरकार कौन है, वो लोग अपने सरकार को चुनते भी हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में बोल सकते हैं उनका पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं होता है। सिर्फ जो वहां पे सरकार बोलती है वो आंख बंद करके पूरी की पूरी बातों को मान लेते हैं। ये आता है उनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, तीसरा तीसरा जो है पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर, इसके माध्यम से गैब्रियल आल्मंड वर्मा समझाते हैं कि विश्व में कई सारी ऐसी भी कंट्रीज है जहां पर ह्यूमन राइट्स, जहां पर पॉलिटिकल राइट्स, जहां पर फंडामेंटल राइट्स लोगों को मिले हुए हैं। यहाँ पर लोगों को सब्जेक्ट के जैसा ट्रीट नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ पर लोग जो होते हैं वो सिटीजन होते हैं, एवं सिटीजन की भागीदारी ही ये निश्चित करती है कि वो देश का डेवलपमेंट कितना ज्यादा होगा। यानी कि कुल मिलाकर ये यूएसए, ब्रिटेन, भारत जैसे कंट्रीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर civic culture, the concept given by Gabriel Alman and Verma. क्या आप समझ पाए इस चीज को? Is it clear? Can I move ahead with the questions? ओके, चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। Who among the following would you associate the concept of tyranny of majority? Tyranny of majority का जो कॉन्सेप्ट है वो आप किससे संबंधित इसको देखते हैं? इमैनुअल कांट, एफ हैयक, हॉब्स या जे.एस. मिल? आई एम गिविंग द पोल, प्लीज गिव योर आंसर इन द पोल। ओके, 15 मोर सेकेंड। चलिए ऑलमोस्ट सभी लोगों ने आंसर कर दिया है। ओके, चलिए सभी लोगों ने आंसर कर दिया, तो 4 3 2 1 गो गो गो, लेट्स गो। तो क्षितिज, अंकिता, निताई, एसके, कान्हू, जया, कान्हू, ये कान्हू कान्हू दो लोग हैं, कान्हू चरण, अच्छा कान्हू चरण बरादा। चलिए विश्वजीत, स्वैग, हैप्पी एंड नरेंद्र, वेरी गुड। इस बार 11 लोगों ने करेक्ट आंसर किया है, कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जे.एस. मिल। ठीक है, जे.एस. मिल इज इट, दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, एक चीज यहाँ पे आपसे पूछते हैं, हु कॉल्ड, किसने कहा? अगर आपको पता है जल्दी से कमेंट में बताएं। हु कॉल्ड जे.एस. मिल टायरनी ऑफ मेजोरिटी? किसने जे.एस. मिल को टायरनी ऑफ मेजोरिटी का खिताब दिया, या बोल सकते हैं इससे उनको करके क्रिटिसाइज किया? हु? इफ यू नो डू कमेंट फर्स्ट, इफ यू डोंट नो राइट नो। अगर आपको नहीं पता है तो सिंपल सा आप नो भी लिख सकते हैं। डू कमेंट फर्स्ट। चलिए कान्हू लिख रहे हैं डी टॉकविले, कान्हू डी टॉकविले, विश्वजीत लिख रहे हैं नो, बाकी लोग जल्दी से बताएं। चलिए आई थिंक हिंदी क्या है सर इनका? टायरनी, टायरनी मतलब है क्रूरता। टायरनी मतलब क्या होता है? क्रूर। और मेजोरिटी मतलब बहुसंख्यक, यानी कि बहुसंख्यकों के क्रूर, क्रूर किनको बोला है? ठीक है, किनको बोला जाता है? तो ये मेनली जो बात है, यस बोल सकते हैं, ये जो मेनली बात है वो जे.एस. मिल को कहा है किसने? डी टॉकविले ने। ठीक है, डी टॉकविले ने उनको कहा है। ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट इनसे क्वेश्चन आती है, एक और क्वेश्चन आती है। ठीक है, यस, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, अदर रिगार्डिंग एक्शन की बात करते हैं। अगर आप कहेंगे तो जे.एस. मिल का मैं एक स्पेशल क्लास ही ले लूंगा पूरा, बट यहाँ पे उतना टाइम नहीं है। ठीक है, चलिए एक और चीज आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, किसने जे.एस. मिल को रिलक्टेंट डेमोक्रेट कहा था? अनिच्छुक लोकतंत्रवादी किसने कहा था? डू कमेंट फर्स्ट, डू कमेंट फर्स्ट द नेम, डू कमेंट फर्स्ट। सी.एल. वेपर, सी.एल. वेपर, चलिए यस, सी.एल. वेपर, बहुत अच्छा, आप सबों को याद है। तो ये भी याद रखिए किसने सी.एल. वेपर को, सी.एल. वेपर ने जे.एस. मिल को टायरनी ऑफ मेजोरिटी, सॉरी, जे.एस. मिल को रिलक्टेंट डेमोक्रेट सी.एल. वेपर ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉकविले कॉल्ड जे.एस. मिल टायरनी ऑफ मेजोरिटी, सम फेमस बुक, कुछ इंपॉर्टेंट किताब जो है आपके, ठीक है, वो है द कंसिडरेशन ऑन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ऑन लिबर्टी। ये जो इंपॉर्टेंट बुक है कुछ, वो आपके किताब है किनके? तो जे.एस. मिल के, जॉन स्टुअर्ट मिल के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Who is associated with the concept of zone of indifference? Zone of indifference मैंने क्लास लिया है, पढ़ाया भी है। जल्दी से बताएं ये जो पार्टी का कॉन्सेप्ट है वो किन से एसोसिएटेड है? आई एम गिविंग द नेम, पॉल।
Please read carefully. ओके, चलिए देखते हैं 10 more seconds. 2, 1, go. Let's go. निताई, शिवांगी, अंकिता, हैप्पी, कान्हू, नरेंद्र, मुकेश, एसके, क्षितिज, जया, लिंगराज एंड शुभा लक्ष्मी. वेरी गुड. इन लोगों ने इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सही किया है. कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज चेस्टर बार्नार्ड. याद रखिएगा, चेस्टर बार्नार्ड जो है उन्होंने जोन ऑफ इंडिफरेंस का कॉन्सेप्ट दिया है. इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव. द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो बुक है वो किस ईयर आई थी, क्या आप जल्दी से कमेंट में बता सकते हैं? इन विच ईयर दिस पर्टिकुलर बुक वाज केम, दिस बुक वाज पब्लिश्ड? चलिए आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं. 1938. 1938. जिनको याद नहीं है जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए. 1938. 1938. ठीक है, 1938. ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा. आगे बढ़ते हैं. Who gave the concept of motivation hygiene theory? मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी जो है, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी जो है वो किसने दिया है? आई एम प्रोवाइडिंग द पोल, प्लीज आंसर इन द पोल. ओके, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए. ओके, 15 more seconds. थ्री, टू, वन, गो. चलिए सभी लोग आंसर कर दिया है. लेट्स गो फॉर द रिजल्ट. एंड अंकिता, विश्वजीत, निताई, शिवांगी, हैप्पी, स्वयं, कान्हू, मुकेश, स्वाति, सोनल, नरेंद्र, जय, शुभा लक्ष्मी एंड क्षितिज. वेरी गुड. 14 लोगों ने इस बार करेक्ट आंसर किया है. द करेक्ट आंसर इज फ्रेडरिक हेजवर्थ. ठीक है, फ्रेडरिक हेजवर्थ जो है वो मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी का कॉन्सेप्ट देते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, हु प्रोपोंडेड द नोशन ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? आई एम प्रोवाइडिंग द पोल. चलिए बहुत अच्छा. ओके, सभी लोगों ने आंसर कर दिया है. बहुत अच्छा, वेरी गुड. लेट्स गो फॉर द रिजल्ट. ओके, देन क्षितिज, शिवांगी, विश्वजीत, अंकिता, एसके, कान्हू, स्वैग, सोनल, हैप्पी, नरेंद्र, मुकेश, शुभलक्ष्मी, लिंगराज, स्वाति, जया, प्राची, जैस, निताई. वेरी गुड. 18 लोगों ने इस बार करेक्ट आंसर किया है. टोटल 19 लोगों ने आंसर किया है जिसमें से 18 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया. कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पीटर ड्रकर. ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पीटर ड्रकर ये कहते हैं कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपके पास ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, आपके पास गोल्स होने चाहिए. जब गोल को टारगेट करते हुए आप काम करोगे तो मैनेजमेंट काफी आसानी से आपकी होगी. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. यस 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 काम. चलिए आगे बढ़ते हैं. इनकी कुछ इंपॉर्टेंट किताब है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट 1945. द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, याद रखिएगा, इस बुक को याद रखिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? दो स्टेटमेंट लिखे गए हैं. Hawthorne experiment was conducted by Elton Mayo. Next, it was conducted in Western Petroleum Company. आपको बताना है. Choose the correct answer. I am giving the poll.
ओके, 15 more seconds. चलिए, let's go for the result and I am saying that क्षितिज, अंकिता, निदाय, श्रद्धा, कान्हू, हैप्पी, स्वैग, स्टेज, जय, शुभ लक्ष्मी, नरेंद्र, प्राची, स्वाति, मुकेश, वेरी गुड। 15 लोगों ने इस पर करेक्ट आंसर किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, यानी कि आपका ऑप्शन ए है। कैसे देखते हैं? हॉर्थन एक्सपेरिमेंट जो है वो एल्टन मेयो के द्वारा कंडक्ट किया गया, आप सबों को पता है, लेकिन ये कहां कंडक्ट की गई थी, इससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कंडक्ट की गई थी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में, ठीक है। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी एक, ठीक है, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी यहाँ पे कंडक्ट की गई थी और इनको हम लोग फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट किताब है इनके, ठीक है, द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, द सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन एंड आई थिंक एक और है द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ठीक है। इनकी इंपॉर्टेंट 3 किताब है, आप इन तीनों का नाम याद रखिएगा, तीनों का एक जैसा नाम है, ठीक है, तीनों का एक सिमिलर वेज में तीनों का नाम है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, तो इनको हम लोग फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी भी कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट एक लाइन वाले आपके CUET में पूछ सकता है। अगर आप नेट का एग्जाम देंगे, UGC नेट का, तो इसमें आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए 3-4 स्टेटमेंट डाल देगा, या ऐसे पूछ सकता है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको हर एस्पेक्ट को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। इलेक्टोरल सिस्टम है एक तरफ, दूसरी तरफ आपके कंट्रीज हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें गलत तरीके से मैच्ड है। चलिए, रिजल्ट इज अंकिता, कान्हू, शिवांगी, सोनल, कान्हू, विश्वजीत, नरेंद्र, जया, श्रद्धा, मुकेश, SK, लिंगराज, हैप्पी, क्षितिज, जय, स्वैग, वेरी गुड। 16 लोगों ने इस बार करेक्ट आंसर किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जो स्लेट सिस्टम है वो भारत में यूज नहीं किया जाता है। क्या आप जल्दी से कमेंट में बता सकते हैं स्लेट सिस्टम कहाँ यूज किया जाता है? इन विच पर्टिकुलर कंट्री द स्लेट सिस्टम हैज बीन यूज्ड? प्लीज कमेंट फास्ट। अगर आपको नहीं पता है तो नो भी लिख सकते हैं, देयर इज नो इशू। डू कमेंट फास्ट, डू कमेंट फास्ट। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। कानू बोल रहे हैं चाइना, नो कानू, चाइना में यूज नहीं किया जाता है। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए बात करते हैं, तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम FPPS, मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है वो इंडिया में यूज किया जाता है, ठीक है, आप सबों को पता है। सेकेंड बैलेंस सिस्टम फ्रांस में यूज किया जाता है। स्लेट सिस्टम जो है वो आपका USA में यूज किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। स्लेट सिस्टम इज यूज्ड इन USA एंड एडिशनल मेंबर सिस्टम जो है वो आपके जर्मनी में यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए एक चीज और, फर्स्ट पार्ट द फोर्थ सिस्टम है वो इंडिया के अलावा USA और ब्रिटेन में भी यूज किया जाता है, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन चलिए देखते हैं क्या है एक्चुअली। देखिए, इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, इसमें क्या होता है इस सिस्टम में कि मान लेते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने भी लोग खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखिए वोटिंग 2 तरीके से हो सकता है। एक वोटिंग ऐसा हो सकता है कि जितने भी लोग खड़े हुए हैं मायने ये नहीं रखेगा, मायने ये रखेगा कि आपको 51% वोट लाना ही लाना है, मतलब आधा से ज्यादा लोग आपके तरफ फेवर करेंगे, यानी कि मेजोरिटेरियन सिस्टम। मेजोरिटेरियन सिस्टम एक सिस्टम हो सकता है। दूसरा सिस्टम क्या हो सकता है कि अब चाहे 2 लोग खड़ा हो या चाहे 4 लोग खड़ा हो या पता नहीं कितने लोग खड़ा हो, अगर जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, किसी को अगर 5% ही वोट मिलता है लेकिन और बाकी लोगों को 5% ही वोट नहीं मिलता है, तो वो व्यक्ति जो 5% वोट लाएगा वो जीत जाएगा, ठीक है। मतलब यानी कि प्लूरल वोट सिस्टम, जैसा कि भारत में होता है। भारत में आप कभी कभी देखते हैं लोग जो है वो निर्दलीय जीत जाते हैं। निर्दलीय जीत जाते हैं मतलब क्या, किसी ऐसे एरिया से सिर्फ एक ही लोग खड़े होते हैं, बाकी लोग खड़े नहीं होते हैं, तो वो ऑटोमेटिक जीत जाते हैं। कुछ कई जगह तो ऐसे होता है कि
किसी को 10% वोट मिला लेकिन उसको सबसे ज्यादा वोट मिला तभी वो जीत गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये इंडिया, यूएसए और ब्रिटेन में भी यूज किया था। सेकंड बैलेट सिस्टम, सेकंड बैलेट सिस्टम जो है ये मेडिटेरियन सिस्टम है। मेडिटेरियन सिस्टम यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि चाहे कितने भी लोग खड़े हो, इसमें आपको 51% वोट प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है। मान लेते हैं कि फर्स्ट राउंड वोट हुआ और उसमें किसी को 51% वोट नहीं मिला, मतलब किसी को मेजोरिटी नहीं मिला, तो उसमें क्या होगा, फिर उन लोगों को जिनका वोट कम मिला था उनको हटा दिया जाएगा और फिर से वोटिंग करवाया जाएगा। यानी कि यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, मान लेते हैं सभी लोग अपना एक लीडर चुनेंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं 3-4 कैंडिडेट खड़े होते हैं और सब लोग अपने लीडर चुनेंगे। तो पहला राउंड में जब वोटिंग होगा उसमें किसी को भी 51% वोट नहीं मिला तो अब दोबारा वोटिंग करवाया जाएगा, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होगा कि जिनको कम वोट मिला था उनको वहां से हटा दिया जाएगा, ठीक है। और स्लेट सिस्टम में क्या होता है कि एक पार्टिकुलर लिस्ट बना दिया, तो जैसे आप सबों ने बचपन में स्लेट पे पढ़ा होगा, ठीक है। आई हो तो स्लेट में क्या होता है कि एक मतलब पूरा पेज पे एक लिस्टिंग होती है, और ठीक है यहाँ पे लोग क्या होते हैं अपने कैंडिडेट को वोट नहीं करते हैं, अपने पार्टीज को वोट करते हैं, ठीक है। इन स्लेट सिस्टम पीपल वोट देयर पार्टीज, दे डू नॉट वोट देयर मेंबर, ठीक है। वो चेहरा देख कर नहीं, मतलब पार्टी को वोट करते हैं। और एडिशनल मेंबर सिस्टम जो है ये आपके जर्मनी में यूज किया जाता है। इसके लिए एडिशनल मेंबर सिस्टम के लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप समझ पाए, यहां तक तीनों को समझ पाए, क्या सारी चीज सिस्टम क्लियर है? यस यस यस, चलिए ठीक है। स्लेट सिस्टम में यही होता है कि एक लिस्टिंग किया जाता है और वहां पर पार्टीज को वोट किया जाता है, किसी मेंबर को वोट नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिए ये सारी चीजों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फेमस वर्क ऑफ कार्ल मार्क्स? आपको बताना है इसमें कौन सी एक किताब नहीं है आपके कार्ल मार्क्स साहब की। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ओके, 10 मोर सेकेंड्स। सभी लोगों ने अप्रॉक्स आंसर कर ही दिया है। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेट्स गो फॉर द रिजल्ट। देन आई एम सीइंग दैट सिर्फ एक लोग जो है इसका आंसर इनकरेक्ट किए हैं, बाकी सभी लोग इसका आंसर करेक्ट किए हैं। कांग्रेचुलेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, स्टेट एंड रेवोल्यूशन। दिस वाज नॉट ए फेमस वर्क ऑफ, दिस इज नॉट ए फेमस वर्क ऑफ कार्ल मार्क्स, रादर स्टेट एंड रेवोल्यूशन इज ए फेमस वर्क ऑफ व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। व्लादिमीर लेनिन की ये बुक है। उनकी और एक दूसरी बुक है जिनका नाम आप याद रख सकते हैं, और एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा है, इंपेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म किनकी किताब है? आई एम रिपीटिंग अगेन, इंपेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। ये जो है वो आपके लेनिन की किताब है, याद रखिएगा। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। Who among the following is not associated with communitarian school of thought? आपको बताना है इनमें से कौन से एक विचारक कम्युनिटेरियन नहीं है। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से, 10 मोर सेकेंड। 5 4 3 2 1 2। Let's see. I am seeing that Ankita, Kanu, Happy, Kalyan, Biswajit, SK, Swag, Kshitij, शिवांगी, जय, निताई, श्रद्धा, जया एंड रूपसिका। रूपसिका काफी लेट से क्लास में आए। चलिए कोई बात नहीं, 15 लोगों ने इस बार करेक्ट आंसर किया है। कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू एंड द करेक्ट आंसर इज चार्ल्स मेरियम इज नॉट ए, चार्ल्स मेरियम इज नॉट ए व्हाट आई कैन से कम्युनिटेरियन थिंकर। ये एक जो है कम्युनिटेरियन थिंकर नहीं है। तो पहले आप लोग ये बताएं कि कम्युनिटेरियन कौन है, क्या आप इनको समझ पाए हैं, या थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं अबाउट कम्युनिटेरियन एंड थोड़े से ये थिंकर्स के बारे में एक्सप्लेन करूं या आगे बढ़ूं? डू कमेंट फर्स्ट।
डू कमेंट फास्ट, कैन आई एक्सप्लेन और मूव फॉरवर्ड? यस 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 यस, कुछ लोग बोल रहे हैं नेक्स्ट, कुछ लोग समझते हैं सर आगे। चलिए 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 चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए चलिए ठीक है, काफी सारे लोग बोल रहे हैं सर एक्सप्लेन मत कीजिए, बट मैं सिर्फ 30 सेकंड में इसको एक्सप्लेन करके आगे बढ़ता हूँ। कम्युनिटेरियन वो विचारक होते हैं जो आपके कम्युनिटी को, मतलब जिस समाज में आप रहते हैं, जिस कम्युनिटी में आप रहते हो, उस कम्युनिटी की इंपॉर्टेंस देते हैं। इसमें फेमस जो है वो है आपके माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर और माइकल वॉल्टर। ठीक है, दिस आर इंपॉर्टेंट। और ये जो आपके चार्ल्स मेरियम है, इनको गॉड फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है। ये आपके व्यवहारवादी जो एक बड़ा मूवमेंट आया था, इसमें एक बहुत बड़े रोल मॉडल या बोल सकते हैं फिगर थे। ठीक है, चलिए इन यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे जल्दी से। हु रोट स्फीयर्स ऑफ जस्टिस? हु रोट स्फीयर्स ऑफ जस्टिस? डू कमेंट फर्स्ट। किसने स्फीयर्स ऑफ जस्टिस किताब लिखी? डू कमेंट फर्स्ट, डू कमेंट फर्स्ट। चलिए सबों को पता है, बहुत अच्छा। वॉल्जर वॉल्जर वॉल्जर, चलिए बहुत अच्छा। एक और क्वेश्चन, हु टॉक अबाउट, who talk about justice, what is right thing to do? Who talk about justice, what is right thing to do? ये जो बात है वो किसने कही है? किसने कही है? टेलर, कुछ लोग बोल रहे हैं टेलर। जस्टिस, व्हाट इज राइट थिंग टू डू? जिनको पता है वो लिखे, नहीं पता है तो नहीं भी लिख सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं ग्रीन, कुछ लोग बोल रहे हैं बेंथम, कुछ लोग सैंडल, कुछ लोग अंकिता। चलिए चलिए चलिए, आई थिंक मैंने जो लिस्ट दी है आप लोगों ने उनकी किताब में अच्छे से नहीं पढ़ी है। कोई बात नहीं। जस्टिस व्हाट इज राइट थिंग टू डू जो है, ये किताब है माइकल सैंडल की। माइकल सैंडल की एक बहुत ही फेमस किताब है, इसको याद रखिएगा। इनकी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। एक है आपकी लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, आई एम टॉकिंग अबाउट माइकल सैंडल। एंड नेक्स्ट, जस्टिस व्हाट इज राइट थिंग टू डू। एंड एक और जो 2020 में आई है किताब, उस किताब का नाम है टायरानी ऑफ, ऐसा कुछ है, टायरानी ऑफ मेजोरिटी ऐसा कुछ है। ठीक है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए, तो माइकल सैंडल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट कंसीडर दैट एवरी सोसाइटी होल्ड्स ए रूलिंग माइनॉरिटी? इनमें से कौन सा एक स्कूल ऑफ थॉट है जो मानता है कि एवरी सोसाइटी हैज ए रूलिंग माइनॉरिटी? आई एम गिविंग द पोल। ओके, चलिए 17 लोगों ने आंसर कर दिया है। देखिए, ये एक ऐसा पोर्शन है आपके सिलेबस का जिसको आप चाह कर भी नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, जिसको आप चाह कर भी नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए ये टॉपिक को आप काफी अच्छे से पढ़िएगा। अगर कंफ्यूजन होगा तो मुझे बताइएगा, मैं एक क्लास ही ले लूंगा। चलिए, तो आई एम सेइंग दैट अंकिता, सुरेख, श्रद्धा, एसके, कान्हू, नरेंद्र, लिंगराज, कान्हू, विश्वजीत, कल्याण, जया, जयस एंड रूपसिका, वेरी गुड। 13 लोगों ने इस बार करेक्ट आंसर किया है। द करेक्ट आंसर इज एलिट थ्योरी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज एलिट थ्योरी। एलिट थ्योरी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। एलिटिस्ट थ्योरी वो होते हैं जिनके बारे में पहले ही मैंने बात की, जो लोग बोलते हैं कि जो पावर है वो पूरे लोगों में नहीं फैली रहती है, बल्कि एक लोगों में, एक एलिट क्लास, एक छोटे से वर्ग में, एक छोटे से क्लास में वो पूरी की पूरी सेंटर्ड होती है। ठीक है, तो ये बात एलिटिस्ट थ्योरी कहते हैं। कुछ फेमस, जैसे कि विल्फ्रेड पेरेटो, जिन्होंने किसकी बात की? विल्फ्रेड पेरेटो ने सर्कुलेशन ऑफ एलिट की बात की। ठीक है, द सर्कुलेशन ऑफ एलिट। ओके, नेक्स्ट, यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, बी प्रिपेयर। गाइटानो मोस्का, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी, द रूलिंग क्लास। याद रखिएगा, गाइटानो मोस्का लिखे थे बुक द रूलिंग क्लास। एक मिनट प्लीज वेट, प्लीज वेट प्लीज वेट प्लीज वेट। ओके, यस यस यस। इसके बाद रॉबर्ट माइकल जो है, उनकी एक फेमस बुक है आपकी पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप याद रख सकते हैं। ये सारी चीजें जो है, पावर एलिट बाय सी राइट मिल्स। यस, आई वाज लिटिल बिट कंफ्यूज, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। सी राइट मिल्स जो है उन्होंने लिखी है पावर एलिट, और गाइटानो मोस्का की आई थिंक कुछ और किताब है, एक और किताब है। ठीक है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग राइट नाउ, कोई बात नहीं, आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु रोट द बुक पॉलियार्की? पॉलियार्की जो किताब है वो किन की किताब है? पॉलियार्की।
चलिए 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 जल्दी से, आप लोग तो बड़ा फास्ट है। 21 लोग में से 20 लोग सही, सब लोग आंसर दे दिए, अभी तक 20 सेकंड बचा हुआ है। चलिए जल्दी से आप लोग एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर ओराल लास्वेल का कौन सा फेमस बुक है, उनका फेमस बुक का नाम जल्दी से लिख दीजिए। राइट द फुल बुक नेम ऑफ रिटन बाय ओराल लास्वेल। डू फास्ट। तो 3 2 1 गो। तो क्षितिज, विश्वजीत, अंकिता, स्वैग, स्केच, श्रद्धा, निताई, नरेंद्र, कान्हू, कल्याण, हैप्पी, जया, जय, स्वाति, शिवांगी, वेरी गुड। 15 लोगों ने इस बार करेक्ट आंसर किया है। कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रॉबर्ट डहल। ठीक है, ओके ओके। चैट गायब हो जाता है पॉलिंग के समय, कोई बात नहीं, अभी आप लिख दिए। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है लॉसवेल की किताब, लॉसवेल की किताब वो लॉस की किताब है। कानू याद कीजिए प्लीज अच्छे से। यस, हैप्पी ने बिल्कुल सही कहा। पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, यानी कि लॉसवेल ये कहते हैं कि जो राजनीति है उससे कौन लेता है, कौन गेन करता है, क्या गेन करता है और कब गेन करता है। हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो, यस, फादर ऑफ पॉलिसी साइंस भी कहते हैं लॉसवेल को, लॉसवेल को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से। तो कुछ इंपॉर्टेंट किताब जो मैंने आपके लिए दिया है स्पेशल, रॉबर्ट डाल का किताब, हु गवर्न्स, ऑन डेमोक्रेसी, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस एंड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी, दिस ऑल आर फेमस वर्क्स ऑफ योर रॉबर्ट डहल। ठीक है, इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। Who said power in international politics is like a weather, everyone talks about it but few understand it। जो पावर है, शक्ति है, वो एक वेदर के समान है, वो एक मौसम के समान है। किसने कहा? आई एम गिविंग द पोल। ओके, ओके, 5 more seconds, go, let's go for the result and I am saying that क्षितिज, एसकेच, कान्हू, 3 लोगों ने इस बार करेक्ट आंसर किया है, बाकी सारे लोग इस बार कहाँ गए? फंस गए। कोई बात नहीं, जिनका करेक्ट आंसर नहीं हो पाया वो लोग अभी इसको याद रखेंगे। जोसेफ नाई, जोसेफ नाई, जोसेफ नाई एक ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने ये कहा कि आईआर में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो आपका पावर होता है वो वेदर के समान होता है। एवरीवन टॉक्स इट, मतलब हम लोग जैसे मौसम के बारे में हर लोग बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग समझ पाते हैं कि हाँ बादल काला है तो बारिश कब होगा, और बादल अगर व्हाइट है तो बारिश कब होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो उसी तरह से अय्यर में ये कहते हैं कि पावर इन नेशनल पॉलिटिक्स इज लाइक वेदर, एवरीवन टॉक्स अबाउट इट बट फ्यू अंडरस्टैंड इट, दिस इज फेमस गिवन बाय जोसेफ नाई। क्या आप जल्दी से कमेंट में बता सकते हैं कि जोसेफ नाई जो है वो कौन से आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग्स टू विच आइडियोलॉजी? जल्दी से बताएं। अय्यर की विच आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, कौन सा आइडियोलॉजी से? डू कमेंट फास्ट। इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी। चलिए और कुछ, और कुछ। आई एम टॉकिंग अबाउट आइडियोलॉजी। विश्वजीत बोल रहे हैं न्यू रियलिज्म। आई एम टॉकिंग अबाउट आइडियोलॉजी, प्लीज लिसन केयरफुली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट आइडियोलॉजी, प्लीज लिसन केयरफुली। लिबरलिज्म, लिबरलिज्म कुछ और, नियो लिबरलिज्म कुछ और, नई चीजें आ सकती है क्या? नियो लिबरलिज्म। चलिए, तो अभी तक जितने लोगों ने कमेंट किया था उसमें से नरेंद्र ने बिल्कुल सही लिखा है, नियो लिबरलिज्म। ठीक है, ही बिलोंग्स टू नियो लिबरलिज्म। और इन्होंने क्या किया था, जो जोसेफ नाई ने, ठीक है, द कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस एक किताब ही लिखा था। किनके साथ मिलकर लिखा था, क्या आप बता सकते हैं जल्दी से? किनके साथ इन्होंने मिलकर ये किताब लिखी थी? यस, रॉबर्ट कोहेन, रॉबर्ट कोहेन, रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई, इन दोनों ने मिलकर एक पार्टिकुलर किताब लिखी थी, द कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, और इन्होंने सॉफ्ट पावर की भी बात की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ा जाए। 19 नंबर क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मलिस्ट इन द डिबेट अबाउट ग्लोबलाइजेशन?
ग्लोबलाइजेशन को लेकर जो कॉन्सेप्ट है ट्रांसफॉर्मलिस्ट के दिमाग में, उन लोग इन सारे स्टेटमेंट में से किसकी बात करते हैं? ए बी सी डी। आई एम गिविंग यू इनफ टाइम, प्लीज रीड केयरफुली। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। आराम से आप क्वेश्चन को पढ़ के आंसर कर सकते हैं। Okay, so 5, 4, 3, 2, 1, go. Let's go. I am saying that कल्याण एंड लिंगराज, फिर से देखिए आपका आईआर का पोर्शन जो आप लोगों का है वो थोड़ा सा हिला हुआ है। मतलब आप लोग आईआर की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन का इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि स्टेट्स आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर इन सम रेस्पेक्ट एंड वीकर इन अदर रेस्पेक्ट एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो ट्रांसफॉर्मलिस्ट है वो इसकी बात करते हैं। कोई बात नहीं, अगर वीक है तो आप, मैंने इसकी सारी क्लासेस ली हुई है, आप उन वीडियोस को, रिकॉर्डिंग्स को एक बार जरूर देख लें। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग्स। चलिए आगे बात करते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी है। आगे बढ़ा जाए। लास्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट पावर इज कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग इन कंसर्ट? आई थिंक सब लोग इसका करेक्ट आंसर देंगे। ओके, चलिए 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 10 सेकंड और। सभी लोगों ने आंसर कर दिया है, बहुत अच्छा। पावर एज कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग इन ए कंसर्ट। चलिए लेट्स गो फॉर द रिजल्ट एंड आई एम सीइंग दैट काफी मिक्स आंसर आए हैं। तो निताई, श्रद्धा, एसके, स्वैग, कान्हू, अंकिता, कान्हू, लिंगराज एंड शिवांगी, वेरी गुड। 9 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया है। कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। द करेक्ट आंसर इज हना अरंट। ठीक है, हना अरंट। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से एक चीज है कि हना अरंट ने ये कहा कि पावर क्या है, शक्ति क्या है, जब आप लोग एक समूह में मिलकर आते हो और एक कंसर्ट में एक्ट करते हो, एक कंसर्ट में भाग लेते हो। ठीक है, तो कान्हू आप काफी सारी चीजें कमेंट में लिख रहे हैं, बट मैं ये कहूंगा प्लीज लिसन केयरफुली, आप सारी बातों को ध्यान से सुन ले। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट हैना अरेंट को समराइज करते हैं। हैना अरेंट जो जर्मनी से बिलोंग करती है, जो नाजी जर्मनी यानी हिटलर से बहुत ज्यादा उत्पीड़ित होकर ये यूएसए भागती है, वहां पे जाकर काफी सारे काम करती है, किताब लिखती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक ऐसी महिला है जो फेमिनिस्ट नहीं है। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये एक ऐसी महिला थिंकर है जिनको पढ़ा हमेशा आता है, और ये एक ना तो फेमिनिस्ट है, ना तो इनकी पार्टिकुलर कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, बल्कि हैना अरेंट खुद में एक अलग विचारिका है। इनका जो थॉट है वो खुद में एक अलग विचार है। ठीक है, और इन्होंने ये कहा कि पावर क्या है, तो पावर ये है जब आप सरकार के खिलाफ या सरकार के साथ मिलकर बात करते हो, अब जब आप पब्लिक स्फीयर में पार्टिसिपेट करते हो, डिसीजन मेकिंग में जब आप पार्टिसिपेट करते हो। इनके कुछ इंपॉर्टेंट किताब, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म 1951, ऑन वायलेंस, ऑन हैप्पीनेस, ईच मैन इन जेरूसलम, ए रिपोर्ट ऑन वैनिटी ऑफ इविल, ये किताब आई थी 1963 में। ठीक है, तो दिस वाज ऑल समराइज फॉर्म ऑफ योर हैना अरेंट। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में बताएं, क्या आप लोगों के मार्क्स कितने आए? सबसे पहले ये बताइए, आउट ऑफ 20, जल्दी से बताएं, आउट ऑफ 20 कितना? अंकिता 16, बहुत अच्छा। कानू 12, 14, शिवांगी 16, निताई 15, एसके एच 18, बहुत अच्छा, वेरी गुड। विश्वजीत 12, नरेंद्र 16, क्षितिज 15, स्वाति 12, हैप्पी 16 करेक्ट। 2 इनकरेक्ट हो गया बाय मिस्टेक, एंड दो को आपको नहीं पता था। स्वैग बोल रहे हैं पता नहीं, कोई बात नहीं स्वैग, मैंने क्लास के शुरू में कहा था कि सभी लोग अपने कॉपी पेन लेके बैठेंगे, अपना सही गलत खुद से मार्क करेंगे,
खुद का एवेल्युएशन ईमानदारी से खुद से करेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो जिनका जितना भी आया, खुश रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्रद्धा लिखा है, सर आई अटेम्प्टेड जस्ट 10, गोट एंगेज इन अदर क्लास। आपका कोई अदर क्लास भी चल रहा है क्या? आई गोट 7 आउट ऑफ 10। चलिए बहुत अच्छा। चलिए तो इस तरह से ये थी आपकी एक मिक्स्ड मसाला वाली एक क्लास। आई होप आप सभी ये क्लास को एंजॉय किए होंगे और इस क्लासेस से आपको कई सारी एक्स्ट्रा चीजें मिली होंगी। हम लोग कल मिलेंगे, आप सभी मेरे साथ ही कल मिलने वाले हैं और कल हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, अगर आप लोग हैना अरेंड को काफी अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग कल मिलने वाले हैं, बाल गंगाधर तिलक को समझेंगे, इनको फील करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आई होप you all are enjoying, you all are reading, you all are doing your best. Thank you so much. Let's meet again. Thank you Kanu, Narendra, Biswajit, Happy. Thank you so much.